हेलो बच्चों, क्लास 12th हमारा जो है समाज शास्त्र में आज हम लोग फिर से पहला लेसन प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जब अप्रैल से पढ़ाया जा रहा था तो कुछ बच्चे जो थे वो नहीं पढ़ पाए थे, तो इसलिए फिर दोबारा से आपको पहले लेसन से समाजशास्त्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा पहला लेसन है भारतीय समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय। तो पहले हम लोग भारतीय समाज क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भारतीय समाज जो है वह प्राचीन काल से, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास के साथ ये प्राचीन समय से ही जुड़ा हुआ है। इसमें जो है संस्कृति है, समाज की परंपरागत संरचना है कि कैसे समाज की संरचना हुई है और उसमें किस तरीक़े से परिवर्तन हुए हैं। इसमें आपकी प्राचीनता, आध्यात्मिकता, सामूहिकता, पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें इनका परिचय मिलेगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है। हमारी संस्कृति का विकास जो है वह 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, जब पश्चिम के समाज जो थे वह क्या थे, असभ्य थे, असभ्य जीवन अपना बिता रहे थे। इसका हम लोगों को ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन सब में इसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आध्यात्मवाद एवं संस्कृति क्या है, आध्यात्मवाद जो है वह संस्कृति की आत्मा है, जिसके अंतर्गत मानववादी मूल्यों तथा भौतिक सुखों की जगह लोक कल्याण की सबसे अधिक महत्व रहता है। तो इस संस्कृति में किसी भी व्यवस्था या व्यवहार के तरीके जो होते हैं वह व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण को न देख करके हम उनके कर्तव्यों को अधिक महत्व देंगे इसमें। और सामूहिक जीवन जो है यह इसका मुख्य उद्देश्य, सामूहिक जीवन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह व्यक्ति पर विश्वास, व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसका जीवन जो है एक अलौकिक शक्ति है, जिसमें आपके जो बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, अतिथि होते हैं, इन सब का क्या है, प्राणी ऋणी माना जाता है। तो इन सभी के प्रति व्यक्ति के द्वारा जो कर्तव्य किए जाते हैं वह किसके द्वारा संपन्न होते हैं, यज्ञ के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये हमारे वेदों में बताया गया है। तो जो हमारी सामाजिक संरचना जो है यह क्या है, जिस तरह हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण अनेक अंगों और उनकी व्यवस्थित कार्यकारिणी से होता है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी बहुत से समूहों, सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा आवश्यकताओं का इसमें योगदान होता है। तो जब यह सभी इकाइयाँ जो हैं संगठित होती हैं, जब ये सभी इकाइयाँ संगठित होंगी तो विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के जीवन को ये क्या करेंगी,
प्रभावित करेंगी। तो इसी से सामाजिक संरचना जो है वह क्या होगी, व्यवस्थित बनेगी। तो जब सामाजिक संरचना जो है इकाइयों के रूप में, इनमें क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण सामाजिक संरचना जो है यह एक लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा जो है वह सबसे पहले, हमारे जो समाजशास्त्री लोग थे उसमें सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद फिर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को एक ऐसा क्रमबद्ध रूप दिया कि उसके अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित संस्थाएं, समूह तथा सामाजिक प्रतिमान अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। तो जिन प्रमुख संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का समावेश है उन्हीं की कुछ उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सामाजिक संरचना, अब हम अगला टॉपिक अपना लेंगे कि भारतीय समाज तथा सामाजिक संरचना की विशेषताएं। ये हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय समाज तथा सामाजिक संरचना की विशेषताएं। तो भारतीय समाज जो है इसकी सामाजिक संरचना का संबंध जो है परंपरागत भारतीय समाज की उन विशेषताओं से रहा है जो एक लंबे समय तक हिंदू संस्कृति के रूप में भारतीय समाज के जनजीवन को प्रभावित करती रही हैं। तो इन विशेषताओं के दो भाग थे, संरचनात्मक विशेषताएं और वैचारिक विशेषताएं। पहला था संरचनात्मक विशेषताएं और दूसरा वैचारिक विशेषताएं। तो जो संरचनात्मक विशेषताएं हमारी थीं उनमें जो है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था हमारे कौन है, जैसे आश्रम व्यवस्था आ गया, वर्ण व्यवस्था में हमारे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था जो है यह संयुक्त परिवार तथा पंचायत व्यवस्था, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। और वैदिक काल से ही समाज को आर्थिक संघर्षों से बचाने और लोगों के स्वभाव और गुण को व्यावसायिक क्षमता प्रदान करने के लिए उनका जो है निर्धारण किया गया। तो वर्णों को जो है इन 4 वर्गों में बांटा गया। तो वो 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था को इन 4 वर्णों में बांटा गया और इन चारों वर्णों के कार्यों को निर्धारित किया गया। तो जब इनका विभाजन हो गया तो इससे क्या हुआ कि व्यक्ति के लिए यह व्यवसाय जब इनका निर्धारित किया और व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना गया और इन चारों वर्णों को 25-25 वर्षों में बांट दिया गया। तो पहला हमारा जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम था, वो पहला वर्ण हमारा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे। उसके बाद जो है फिर जब इसको जो है इन वर्णों को 4 उसमें बांटा गया आश्रमों में। तो वो 4 आश्रम कौन से थे आपके,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो याद रखिएगा 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों में आपका आएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम आपके हो जाएंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों में इसको विभाजित किया गया, और इनमें विभाजित होने के साथ साथ इनका उद्देश्य भी जो है वह अलग अलग किया गया। तो जिसमें ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पूजा पाठ करवाना, यज्ञ पूजा हवन ये करना। क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, और वैश्यों का कार्य था व्यवसाय करना, और शूद्रों का कार्य था इन चारों की सेवा करना। तो जब इनके कार्यों को जो है बांटा गया है, तो उसमें ये देखा गया कि जो भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष क्या है? यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर भारत में अधिकांशतर लोग जो हैं वह गाँवों में निवास करते हैं, कृषि पर आधारित रहते हैं। और जब वो कृषि पर आधारित रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था भी पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? इनमें परिवर्तन होने लगा। अब जैसे संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में आपके 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन करते हैं, पूजा पाठ जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, और परिवार का एक मुखिया होता है, वह उस परिवार की व्यवस्था को देखता है। तो ये संयुक्त परिवार व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो है, जब ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने क्या किया? पंचायत व्यवस्था बनाई। तो गांव के जो प्रशासन और न्याय के लिए गांव में 5 सम्मानित, अनुभवी, ईमानदार और जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे, वह पंचायत का निर्माण करते थे, और उन्हें पंचों का जो निर्णय होता था वह सभी को मानना होता था। तो इस तरह समाज की संरचना में कुछ प्रतिमानों पर यह आधारित थी। तो ये तो आपका था जो है समाज की संरचना में ये पहला जो बताया गया उसमें। अब दूसरा था हमारा वैचारिक। तो वैचारिक जो है, इसमें समाज की कुछ वैचारिक विशेषताएं थीं। इसमें बताया गया कि इसको 2 भागों में जो है बांटा गया था। पहला संरचनात्मक और दूसरा वैचारिक। तो संरचनात्मक में हमारे क्या था? उसमें हमारी वर्ण व्यवस्था थी और आश्रम व्यवस्था थी। और अब वैचारिक जो है, इसकी भी कुछ मुख्य विशेषताएं थीं। तो वैचारिक में सबसे पहले हमारा आता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जो है ये भी 4 है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ जो है यह भारतीय संरचना को व्यवस्थित बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए और व्यक्तियों के कर्तव्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला था धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो भारतीय जीवन पद्धति में धर्म का अर्थ क्या है? पूजा, उपासना, ये सब करना। और उसके बाद अर्थ का मतलब हुआ व्यक्ति जो है मेहनत और ईमानदारी से
तो इसमें धर्म जो है, धर्म का क्या था, पुरुषार्थ में पूजा पाठ हवन ये सब करना था। और दूसरा था अर्थ। तो अर्थ का मतलब है कि व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से आजीविका को चलाएगा और सदस्यों का पालन पोषण करेगा। और फिर तीसरा था काम। तो काम का मतलब हुआ कि व्यक्ति इसमें संतान को जन्म देकर समाज की निरंतरता को बनाए रखेगा। और चौथा था मोक्ष। मोक्ष जो है यह जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो मोक्ष में व्यक्ति अनैतिक और समाज विरोधी कामों से बचता है। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, पुरुषार्थ। और अब दूसरा है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म क्या है, जो भारतीय सामाजिक संगठन को रचनात्मक रूप देने के लिए कर्म का सिद्धांत जो है यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का संबंध व्यक्ति को विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देने से है। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक दशा में व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा देने के साथ ही उसे बिना किसी संघर्ष और स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। और अब तीसरा है हमारा पुनर्जन्म की अवधारणा। तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है इसमें लोग क्या है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनते हैं और सामाजिक संरचना को स्थायी रूप देने के लिए इस विश्वास पर बल देते हैं कि वर्तमान जीवन में लोगों को मिलने वाले सुख दुख और सफलता असफलता, इसका कारण क्या है, उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। तो इसी तरह वर्तमान जीवन जो है यह भी पुनर्जन्म में व्यक्ति अगर अच्छे कर्मों को करेगा तो उसका जब अगला जन्म होगा तो उसमें उसके कर्मों के द्वारा ही उसका जन्म होगा। फिर चौथा है विवाह एक धार्मिक संस्कार। तो परिवार को संगठित करने के लिए विवाह को धार्मिक संस्कार का रूप दिया गया। और जब विवाह को धार्मिक संस्कार का रूप दिया गया तो उसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सके। तो भारतीय समाज में जो विवाह विच्छेद होता है उसको अधार्मिक कार्य माना जाता है। फिर पांचवा है संस्कारों द्वारा व्यक्ति का सामाजिककरण। संस्कार क्या है, यह भी एक धार्मिक क्रिया है जो एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ विशेष कर्तव्यों को पूरा करने का प्रशिक्षण देती है। और संस्कार जो हैं, बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह प्रक्रिया मृत्यु तक चलती है। और हमारे जो है वह 16 संस्कार हैं और सभी संस्कार जो है नैतिक गुणों के आधार पर व्यक्ति का परिष्कार करने से संबंधित है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। फिर उसके बाद हमारा छठवां है पंच ऋण। पंच ऋण जो है
समाज में व्यक्तिवादिता से जो पैदा होने वाले दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है वह 5 ऋणों, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 5 ऋण होते हैं और उनको वह पूरा करता है। पहला होता है देवताओं का, दूसरा ऋषियों का, तीसरा माता पिता का और चौथा अतिथियों का और 5वां जीवधारियों का। इनका हर व्यक्ति ऋणी होता है। तो इनके प्रति जो है वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए यज्ञ करता है। तो यज्ञ द्वारा जो है अपने इन ऋणों से उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए 5 ऋणों के लिए 5 यज्ञ भी होते हैं। तो भारतीय समाज की जो संरचना है यह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई है इसमें, जिसमें सामूहिकता, अनुशासन, लोक कल्याण, मानवतावादी समाजीकरण और कर्तव्यों की पूर्ति पर आधारित जीवन को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन कुछ प्रमाणों के अनुसार ये देखा गया है कि जो परंपरागत संरचना का व्यवस्थित रूप है वह अभी पहले भी इससे बताया था, वह 8000 वर्ष पहले वैदिक सभ्यता के रूप में देखा गया था। उस समय क्या था, कृषि प्रधान व्यवस्था थी। तो जब कृषि प्रधान व्यवस्था थी तो सामाजिक संरचना जब विकसित हो गई तो व्यक्ति के गुण, स्वभाव तथा योग्यता के आधार पर उसके व्यवसाय तथा सामाजिक परिस्थितियों का क्या हुआ, निर्धारण करके समाज में जो होने वाले अनावश्यक संघर्ष को रोकने का प्रयत्न किया गया। और यह स्थिति ईसा से लगभग 1800 वर्ष पहले महाभारत काल तक बनी रही थी। और उसमें जो थी स्त्रियों की स्थिति जो थी वह विशेष रूप से उसमें सम्मानित थी। भारत में की सामाजिक संरचना जो है इसका जब दूसरा दौर प्रारंभ हुआ तो वह लगभग 2800 वर्ष पहले बौद्ध तथा जैन धर्मों का विकास होने से धार्मिक मूल्य जो थे वह बदलने लगे। और जब वह बदलने लगे तो राजनीतिक अस्थिरता जो है बढ़ने लगी और समाज जो है वह साम्राज्यवादी नगर, राज्यों, रियासतों तथा जागीरों में विभाजित हो गया। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि भारत की जो परंपरागत सामाजिक रचना को व्यवस्थित बनाने की जो संस्थाएं थीं उनमें क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। तो जब उनमें परिवर्तन होने लगा तो 2000 वर्ष पहले भारत में विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई और उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होने लगा। तो इसी व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था भी कहते हैं। फिर जब भारतीय सब इन्हीं दशाओं से क्या हुआ, 7वीं शताब्दी से जब मुस्लिम लोगों ने संगठित होकर के भारत में व्यापक लूटमार की व्यवस्था करना प्रारंभ किया तो यहाँ की सामाजिक संरचना क्या हुई, पूरी तरह से विघटित होने लगी। तो भारतीय समाज की संरचना में फिर एक नया मोड़ आया और 15वीं शताब्दी से यहाँ मुग़ल शासन जो है वह आरंभ हो गया। जब मुग़ल शासन आरंभ हुआ तो इस शासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को अपनी इच्छा तथा अनिच्छा से इस्लाम धर्म को ग्रहण करना पड़ा। और
अकबर के शासनकाल में संस्कृति के द्वारा सामाजिक संरचना को पुनः व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया जाने लगा। लेकिन औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी वह भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना जो पहले जैसी थी वो नहीं रह गई। इसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अंधविश्वास, जाति भेद, अस्पृश्यता, ये अनेक समस्याएं जो हैं इनमें उत्पन्न हुई और मुग़ल शासन के कमज़ोर पड़ने के साथ सामाजिक संस्थाएं दुर्बल समूहों के शोषण का माध्यम बन गईं। फिर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा उपनिवेशवाद ढूंढना शुरू कर दिया गया, तो वहाँ क्या हुआ कि उत्पादन की जो खपत थी, भारत उसका जो है शिकार बना। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने भारत को अपना आर्थिक और राजनीतिक उपनिवेश बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त किया, जिसने अपनी आर्थिक कूटनीति और सैन्य शक्ति के द्वारा धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार कर लिया और सन 1858 से भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया और 19वीं शताब्दी का जो इतिहास था वो भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास है, जिसके दौरान क्या हुआ था कि अंग्रेज़ सरकार द्वारा यहाँ की जनता का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शोषण किया गया और उपनिवेशवाद के रूप में यहाँ की जनता ने के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसे सभी व्यवहार किए जाने लगे जो एक मालिक द्वारा अपने गुलामों के साथ किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 19वीं शताब्दी में होने वाला समाज सुधार आंदोलन इन्हीं दशाओं का परिणाम माना जाता है। फिर अगला टॉपिक हमारा है भारतीय समाज तथा संरचना में वर्तमान परिवर्तन। भारतीय समाज तथा संरचना में वर्तमान परिवर्तन। तो भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना में एक लंबे समय तक प्रभावपूर्ण बने रहने के बाद कुछ परिवर्तन जो हैं वह होने प्रारंभ हुए। तो वो कौन से परिवर्तन थे उसको हम लोग कुछ पॉइंटों पर विचार करेंगे। तो इसमें पहला था हमारा कि वर्ण विभाजन की जगह एक वर्ण के अंदर ही सैकड़ों जातियां बन जाने के कारण वर्तमान सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अधिक प्रभावित हुई और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जातिवाद के रूप में देखा गया। और दूसरा था कुछ समय पहले व्यक्ति की परिस्थिति उसके वर्ण और परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर थी और समाज का विभाजन उन आर्थिक वर्गों के रूप में देखने को मिला जिनके बीच हमेशा संघर्ष और प्रतियोगिता की प्रक्रिया चलती रहती थी। और तीसरा है कि वर्तमान में आश्रम व्यवस्था तथा विवाह का धार्मिक रूप धीरे धीरे समाप्त हो चुका। नए कानूनों के कारण विवाह को भी एक सुविधाजनक संबंध के रूप में माना जाने लगा। और चौथा, संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार में वृद्धि होने लगी और ऐसे परिवार के जो सदस्य थे वह कर्तव्यों की जगह निजी स्वार्थों को महत्व देने लगे।
फिर 5वां था कि परंपरागत पंचायत व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव पर आधारित ग्राम पंचायतों की स्थापना होने लगी। और सामाजिक संरचना अगला है, सामाजिक संरचना में युवकों तथा महिलाओं को अधिकार मिलने से व्यवहार के जो परंपरागत तरीके थे वह सामाजिक मूल्यों और विश्वासों में बड़े पैमाने पर सामने आने लगे। और 7वां था कि सामूहिकता का जो मूल्य था वह व्यक्तिवादिता के रूप में बदल गया, जिससे सामाजिक और मानसिक तनाव पहले से अधिक बढ़ने लगा। और 8वां था परंपरागत मूल्यों की जगह धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता भारतीय सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार बन गया। और उसके बाद फिर क्या है, अगला टॉपिक है भारतीय समाज की अनेकता में एकता। भारतीय समाज की एकता में अनेकता। तो एकता में अनेकता जो है इसमें कुछ है, जैसे पहला है हमारा पॉइंट जनसंख्या, फिर दूसरा है भाषाई आधार पर, जनसंख्या है भाषाई आधार पर है। तीसरा है धार्मिक विविधता, फिर सांस्कृतिक आधार पर है, प्राकृतिक विविधता है। और उसके बाद प्राकृतिक विविधता में आपके जो हैं इसमें भी कई बातें आती हैं। तो जनसंख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है भारत में एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या करीब 121.05 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और यहाँ पे 36 राज्य जो हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, स्त्री पुरुष के अनुपात और प्रजाति लक्षण, इन सब में भिन्नता जो है आई है। और भाषाई आधार पर आप देखेंगी कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद एक नई भाषा आरंभ हो जाती है। और भारतीय संविधान जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर धार्मिक विविधता भी है कि यहाँ पर अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं और अनेक धर्मों का प्रचार प्रसार भी होता रहता है। सांस्कृतिक आधार पर यहाँ पर विभिन्न समुदाय जैसे खान पान, वेशभूषा, कला, नैतिक मूल्य, उत्सव, त्यौहार, इन सब में भिन्नता जो है वह पाई जाती है। और प्राकृतिक विविधता में आपका जलवायु भी आप देखेंगे कि हर जगह की जलवायु में भी अंतर मिलता है। फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें अनेकता में एकता की इस दशा के जो हैं कुछ प्रमुख रूप हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं एकता में अनेकता के ऊपर। तो इसमें है राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण जो है यह इसकी पहली, जिसके आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लिंग के व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। और यहाँ संपूर्ण देश में व्यक्तियों के व्यवहार एक समान कानून से प्रभावित होते हैं। और देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार भी मिलता है। और प्रत्येक विपत्ति के समय सभी देशवासियों को अपनी राजनीतिक एकता पर
का परिचय दिया जाता है। फिर दूसरा है धार्मिक एकता। धार्मिक एकता का आधार जो है वह धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ धार्मिक आयोजन और उत्सवों में एक साथ मिलकर के मनाते हैं, और देश की जो सभी प्रमुख नदियाँ और धार्मिक केंद्र हैं, सभी लोगों के लिए समान रूप से इनका महत्व है। फिर सामाजिक आधार है। तो सामाजिक आधार जो है, यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं वह एक परिवार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और जाति व्यवस्था ने हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों और ईसाइयों के जीवन को भी प्रभावित किया है। इसमें विभिन्न सामाजिक मूल्य जो हैं सभी समुदायों को एकता के सूत्र में बांधते हैं, और सभी समुदायों में समताकारी मूल्यों का सबसे अधिक प्रोत्साहन रहता है। फिर है संस्कृति की, जो भारतीय संस्कृति है इसकी विशेषता यह है कि सभी समुदायों के शिष्टाचार और व्यवहार के तरीके में मौलिकता और भिन्नता मिलती है। खान पान, वेशभूषा, इन सब चीज़ों में, विवाह, इन सब में जो है भिन्नता मिलती है, लेकिन ईश्वर एक है, इस पर सबका विश्वास रहता है। भाषा के आधार पर भी यहाँ पे भिन्नताएं मिलती हैं। इस तरह हमने ये देखा कि जो हमारी भारतीय समाज, जो हमारा भारतीय समाज है, इसमें इसका जो आधारभूत, इसकी संरचना जो है, इसमें हमने ये देखा कि इसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया था। जैसे भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ये अभी पहले बताई थी कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना जो है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का दूसरा बड़ा देश है। लेकिन जिस तरह भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यदि इसी तरह वृद्धि होती रही तो आगे के दशकों में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है समाजशास्त्री जो थे, उन्होंने जनसंख्यावादियों पर इसमें अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से तरीके हैं जो भारतीय समाज के संदर्भ में जनसंख्या देश के समान विकास में जो बाधक बन रही है, तो वह किस प्रकार से सहायक है। तो इन सब को जो है ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत की जनसंख्या के ऊपर अध्ययन किया। फिर था इसमें कि निरंतरता एवं परिवर्तन। तो भारत में कुछ न कुछ परिवर्तन जो हैं वह हमेशा से होते चले आ रहे हैं, और इसमें जो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप में देखा गया, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। फिर भारतीय समाज की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। तो भारतीय समाज की जो मौलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम जो है अब देखेंगे कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय समाज जो है यह सांस्कृतिक विशेषताओं, ऐतिहासिक विशेषताएं,
भौगोलिक परिस्थितियाँ, इन सब के बारे में हम जब जानकारी लेंगे तब हमको इसकी मौलिक विशेषताओं का अध्ययन हम लोग कर पाए। तो इसमें पहला है भारतीय समाज का इतिहास। तो भारतीय समाज का इतिहास जो है, इसकी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन समाज है और इतिहासकारों ने इसे 5000-8000 वर्ष पुराना जो इतिहास जो है वो लिपिबद्ध किया है। तो उसमें ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को 4 कालों में विभाजित किया गया था। तो वो 4 काल थे। प्राचीन काल, तो प्राचीन काल जो था वह लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा तक था। और दूसरा था मध्यकाल। मध्यकाल जो था वह 701 से लेके 701 से लेकर के 1750 तक था। और फिर उसके बाद था आधुनिक काल, 1751 से लेकर 1947 तक। फिर था समकालीन काल, ये 1947 से और आज तक जो चल रहा है ये है। तो इस तरह जो है इनकी अवधि को निश्चित करके ये जो पिछले युग थे उनके तत्वों को इसमें सम्मिलित करके और उसका अध्ययन करके ये बताया गया। तो ये तो हमारा था भारतीय समाज का इतिहास। और फिर दूसरा है सांस्कृतिक विकास का इतिहास, कि सांस्कृतिक विकास का इतिहास क्या है। तो सांस्कृतिक विकास का जो ये भी प्राचीन भारत का लगभग 4000 वर्ष का इतिहास जो है वह सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को बताता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हुई। उसमें वैदिक संस्कृति को इसी युग में हिंदू सामाजिक संगठन की संस्थागत आधारशिला एवं वैचारिक मान्यताएं जो हैं वो विकसित हुई। इसी में आपकी वर्ण व्यवस्था थी। इससे पहले आपको बताया वर्ण व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, लिंग विभेदीकरण, ये सब जो हैं हिंदू सामाजिक संगठन की प्रमुख संस्थागत आधारशिलाएं हैं। फिर उसमें आपका धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, ये भी इसमें आता है। धर्म, कर्म और